चलिए अब देसी खबरों की बात करते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के एक बयान से राजनीतिक आग लग गई है। ये बयान हलाल सर्टिफिकेशन पर है, जिसमें आतंकवाद, लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे षड्यंत्रों का एंगल जोड़ा गया है। दरअसल कल सीएम योगी गोरखपुर में आरएसएस के दीपोत्सव से राष्ट्रोत्सव कार्यक्रम में थे, जहां उन्होंने एक बार फिर से हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर यूपी सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया। कल के इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बात, हलाल के नाम पर आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए जाते हैं। दूसरी बात, इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए होता है। और तीसरी बात ये कि हलाल के नाम पर साजिश चल रही है। यूपी में कोई इसे खरीदेगा या बेचेगा नहीं। यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर पूरी तरह से रोक है। यहाँ कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपनी चीजें नहीं बेच सकती है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ काफी सख्त रुख दिखा चुके हैं। उनका कल का बयान और भी विस्फोटक है, जिसके बाद विपक्षी दल सीएम योगी पर आक्रामक मुद्रा में है। वो उन पर लोगों को बांटने का आरोप लगा रहे हैं। पहले एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, फिर आपको विपक्षी दलों का रिएक्शन भी दिखाएंगे। 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। इस सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के उपभोक्ताओं का शोषण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। और इस कार्यक्रम को हमें भी सतर्कतापूर्वक देखना चाहिए। कोई सामान खरीदते हैं तो जरूर देखिए कि जीएसटी हमें देना है, लेकिन यह भी देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा जाएगा ये सभी के सभी पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में वह जाने वाला है, और यही होता है। और ये बड़ा षड्यंत्र किस स्तर पर हो रहा है, छांगुर एक नमूना के रूप में जलालुद्दीन को हम लोगों ने बलरामपुर में गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेजा है। दीपावली के बाद योगी आदित्यनाथ के हलाल वाले बयान ने राजनीतिक शोले की बरसात कर दी है। विपक्ष उन पर सीधा हमला कर रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि वो लोगों को बांट रहे हैं, जबकि कुछ मौलानाओं का कहना है कि हलाल सर्टिफिकेशन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसे आतंकवाद से जोड़ना गलत है। आप इस्लामिक राजनीति की बात कर रहे हैं, आप धर्म को सबसे पहले आगे ले आते हैं। भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी किसने की? भगवान राम के नाम पर जमीन घोटाला किसने किया? आरएसएस के लोगों का इतिहास बहुत खराब है। आप लोग ना कभी देश के लिए लड़े हैं, न कभी देश के लिए लड़ेंगे। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो हराम फर्जिफिकेशन का गोरख धंधा है, उस पर कंट्रोल ज़रूरी है। और हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो हराम फर्जिफिकेशन का ये गोरख धंधा है, ये भारत में बहुत वर्षों से चल रहा है और ये दुकानें खुली हुई हैं। जो हलाल सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आज जहां तक बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ये है कि वो कह रहे हैं कि हलाल सर्टिफिकेट से होने वाली कमाई आतंकवाद में खर्च हो रही है, मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। देखिए, जिस तरह से ये लोग बयान दे रहे हैं कि साहब वो आतंकवाद पर खर्च कर रहे हैं और लव जिहाद पे खर्च कर रहे हैं, तो उसका कुछ सबूत भी होना चाहिए। देवबंद जैसी संस्था, जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की सबसे बड़ी संस्था है, उस पर इस बात का इल्ज़ाम लगाना कि वो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं बगैर किसी सबूत के, ये कहाँ की जायज़ बात है? सर्टिफिकेट देने का अधिकार तो सरकार को होता है, तो ये अगर दे रहे हैं तो क्या भारत सरकार ने इन्हें अधिकृत किया है, इसकी जांच होनी चाहिए। और अगर नहीं दिया है तब तो ये सर्टिफिकेट अजमेर भी दे सकता था। तो इसके अंदर पहले तो पता करें कि इसके अंदर कौन लोग हैं जो हलाल सर्टिफिकेट दे रहे हैं।
वैसे सीएम योगी के बयान पर जो भी राजनीति हो, लेकिन ये एक सच है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 18 नवंबर 2023 में हलाल सर्टिफाइड उत्पादों पर बैन लगा दिया था। हलाल सर्टिफाइड उत्पादों को बैन करने के पीछे यूपी सरकार का तर्क ये था कि उपभोक्ताओं के बीच फैला भ्रम। सरकार का कहना था कि हलाल सर्टिफिकेशन एक अलग पंथी प्रणाली बन गई है, जिसमें खाद्य पदार्थों के लिए पहले से मौजूद मानक और प्रक्रिया FSSAI के अलावा दूसरी जांच प्रमाणन हो रहा था, जिससे सामान्य उपभोक्ता को भ्रम हो रहा था। FSSAI के रहते हलाल सर्टिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने यह भी कहा था कि कुछ संस्थाएं बिना मान्यता के हलाल सर्टिफिकेशन जारी कर रही थी। इनमें अधिकतर खाद्य, दवाइयां और कॉस्मेटिक्स के सामान शामिल थे, जो सही नहीं है। दरअसल जब किसी खाने या प्रोडक्ट को हलाल सर्टिफिकेट मिलता है तो इसका मतलब है कि उसे बनाने में कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई जो इस्लाम में हराम है। अगर बात मांस की हो तो हलाल सर्टिफिकेशन तब मिलता है जब जानवर को इस्लामी तरीके से काटा गया हो। भारत में जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट नाम की संस्था है जो ये सर्टिफिकेशन देती है। ये लोग ये जांचते हैं कि कोई प्रोडक्ट इस्लामिक नियमों के हिसाब से बना है या नहीं। जांच में प्रोडक्ट के हर हिस्से को देखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई हैं, उसे बनाने का तरीका क्या था, पैकिंग का तरीका। वैसे जिस हलाल शब्द की इतनी चर्चा है वो एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है वैध या जायज़। ये इस्लामी कानून के तहत मुसलमानों के लिए स्वीकार्य और उनकी जीवन शैली को दर्शाता है। हलाल सर्टिफिकेशन का मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी सामान का उत्पादन की प्रक्रिया इस्लामिक विधियों और मानकों के अनुरूप हो। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन अनिवार्य नहीं है बल्कि स्वैच्छिक प्रक्रिया है, यानी खाद्य निर्माता को इसे लेना जरूरी नहीं है। भारत में हलाल सर्टिफिकेशन को सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय मानक के रूप में नियंत्रित नहीं किया गया है। कई निजी और इस्लामी संगठनों द्वारा प्रमाण पत्र जारी होते हैं। यूपी में किसी भी सामान पर हलाल सर्टिफिकेशन लिखने पर प्रतिबंध है। अब बातें एक मूल सवाल पर आते हैं कि क्या हलाल सर्टिफिकेशन से कमाए गए पैसे का इस्तेमाल आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद के लिए होता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का हलाल खाद्य बाजार करीब 2400 करोड़ रुपए का था और अगले वर्ष में 2033 या 6500 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। भारत की 400 से ज्यादा FMCG कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन का हिस्सा बन चुकी हैं। देश के तकरीबन 3200 उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन हुआ है। यूपी में 1500 होटल और रेस्टोरेंट हलाल सर्टिफिकेट ले चुके हैं। भारत में करीब 12 कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट देने का काम करती हैं। भारत में करीब 30 करोड़ मुस्लिम आबादी है, जिसे देखते हुए पिछले कुछ वर्षों में हलाल सर्टिफिकेशन की मांग बढ़ी है। भारत बड़े पैमाने पर मुस्लिम देशों को सामान निर्यात करता है। ऐसी कंपनियों को हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है। खाने पीने के सामान के साथ साथ कॉस्मेटिक्स, पैकेजिंग में भी हलाल प्रमाणन की मांग बढ़ रही है। आबादी और इकोनॉमी के लिहाज से देखें तो पूरी दुनिया में इस्लाम मानने वालों की संख्या करीब 180 करोड़ है, जो वैश्विक आबादी का 24% के करीब है। कई इस्लामिक देशों में लागू शरिया कानून के मुताबिक सिर्फ हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की ही वहां बिक्री हो सकती है। अनुमान के मुताबिक वैश्विक खाद्य बाजार में हलाल उत्पादों का हिस्सा 19% के करीब है। डेटा ब्रिज मार्केट रिसर्च एनालिसिस के अध्ययन के मुताबिक वर्ष 2030 तक हलाल मार्केट 52 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होने का आकलन है। इतने बड़े बाजार में डिमांड और सप्लाई की चेन का हिस्सा बनने के लिए तमाम कंपनियां अपने उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेशन कराने की होड़ में शामिल हैं। इस्लामिक देशों में निर्यात के लिए उत्पाद का हलाल सर्टिफाइड होना अनिवार्य है। इसी पैटर्न की नकल पर भारत में भी हलाल सर्टिफाइड उत्पादों की मांग की जाने लगी है। हलाल सर्टिफिकेशन की चर्चा समय समय पर होती रहती है। इससे पहले जब यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन लगाया था तब और उससे पहले पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन पाया गया था तो इसकी खूब चर्चा हुई थी। वर्ष 2023 में वंदे भारत एक्सप्रेस से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक यात्री ने हलाल सर्टिफाइड चाय दिए जाने पर आपत्ति जताई थी। स्टाफ की दलील थी कि हलाल सर्टिफाइड होने का मतलब है कि ये मुस्लिम के साथ साथ दूसरे धर्मों के लोगों के लिए भी है। पर यात्री का सवाल था कि सावन के पवित्र महीने में उसे हलाल चाय क्यों पिलाई जा रही है। ये इस्लामिक कानून से जुड़े खाद्य पदार्थों को उस पर क्यों थोपा जा रहा है। इसके बाद सोशल मीडिया पर खासी बहस छिड़ी। ट्विटर पर #बॉयकॉट हलाल प्रोडक्ट्स ट्रेंड करके विरोध जताया गया। भारत में हलाल तरीके से जानवरों को मारने पर रोक लगाने के लिए विश्व जैन संगठन नामक एक गैर सरकारी संस्था ने
एक याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब बिहार की बात करते हैं। बिहार की चुनावी राजनीति की बात करते हैं, जहां महागठबंधन की गांठ सुलझने की कोशिश हो रही है, सुलझाने की बजाय, लेकिन ये संकेत मिल रहे हैं कि शायद ये गांठ पूरी तरह से ना सुलझे और थोड़ी उलझन में ही पूरा चुनाव निकल जाए। वैसे कांग्रेस ने इस मामले को सुलझाने के लिए आज बड़ी पहल की। कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को पटना भेजा। अशोक गहलोत ने आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव और लालू यादव से मुलाकात की। ये दोनों मुलाकात अलग अलग हुई। पहले अशोक गहलोत तेजस्वी यादव के पास पहुंचे, वहां बैठक हुई, लेकिन लगता है यहां कोई बात नहीं बन सकी। लिहाजा अशोक गहलोत तेजस्वी यादव के आवास से पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए, फिर पहुंचे लालू यादव के आवास पर। यहां भी महज 15 मिनट में मुलाकात खत्म हो गई। यहां कोई बैकडोर नहीं है, लिहाजा मीडिया में घिर गए। इसके बाद अशोक गहलोत ने दो बड़ी बातें कही। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। महागठबंधन एकजुट है, 5 से 10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट संभव है। इससे संकेत समझा जा सकता है कि महागठबंधन में अब कोई दल पीछे हटने वाला नहीं है। 10 सीटों पर आपसी लड़ाई होगी, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। वैसे एनडीए को अभी बहुत मजा आ रहा है। उसके नेता महागठबंधन पर कटाक्ष कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि ये कैसी एकता है जिसमें साथ भी हैं और खिलाफ भी हैं। पूरा महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतर रहा है। पूरा थोड़ा एक कन्फ्यूजन पैदा कर दिया गया, वो दम नहीं है। 243 सीटें हैं बिहार में। अब 243 सीटों में 5-10 सीटों में तो लोकल इश्यू भी होते हैं, कैंडिडेट के परसेप्शन भी होता है और फ्रेंडली फाइट हो सकती है। महागठबंधन की सरकार दूर दूर तक नहीं बनेगी, इसलिए कि इस बिहार के लोग अब जंगल राज नहीं चाहते, भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं चाहते। महागठबंधन मजबूती से बिहार की भलाई की लड़ाई लड़ रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी के नाम पर, उनके चेहरे पर 243 सीटों पर जनता वोट करने जा रही है और महागठबंधन इंटैक्ट है। कुछ सीटों का जो मामला है वो भी सब ठीक हो जाएगा। जिस तरीके से इन फाइटिंग विद इन द अलायंस चल रही है महागठबंधन में, और जिसकी वजह से महागठबंधन पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया, उसके बाद भी अगर इनको ऐसा लगता है कि ये सत्ता में आएंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने। जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 5 साल में जनता के लिए क्या काम किया, पहले वो जवाब दें। चुनाव में मुद्दा क्या है? चुनाव में मुद्दा क्या ये है कि जनता के लिए आपने क्या किया। अगर आपने कुछ नहीं किया तो बताएं कि कुछ नहीं किया। श्री तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा होते हैं, एनडीए के लिए दिवाली का इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। पटना के पॉलिटिकल कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के संबंधों में कटुता बढ़ गई है। दोनों नेता एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे। इसकी कहानी तेजस्वी यादव के दिल्ली दौरे से शुरू हुई थी। तेजस्वी यादव दिल्ली में राहुल गांधी से मिलने के लिए आए थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान की तरफ से कहा गया कि आप केसी वेणुगोपाल से मिल लीजिए। बात यहीं से बिगड़नी शुरू हो गई। इसके बाद सीट बंटवारे को लेकर बिहार कांग्रेस प्रभारी अलवरू ने तेजस्वी यादव को फोन किया, तो तेजस्वी यादव ने उनसे कहा कि वो उनके कद के नेता नहीं हैं और उन्होंने अलवरू को संजय यादव से बात करने के लिए कहा। यहीं से बिहार में आरजेडी और कांग्रेस में बात बिगड़ गई। चर्चा तो इस बात की भी है कि बीच चुनाव में राहुल गांधी के कोलंबिया दौरे से भी तेजस्वी यादव असहज थे। एसआईआर पर राहुल की वोट अधिकार यात्रा में मतभेद होने के बाद भी तेजस्वी उसमें शामिल हुए थे, लेकिन सीट बंटवारे में राहुल गांधी ने अलवरू को आगे करके तेजस्वी यादव को नाराज किया। अब देखना यह है कि कितना डैमेज कंट्रोल हो पाया है। वैसे आपको बता दें कि 10 से 11 सीटें ऐसी हैं जहां महागठबंधन के दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इस सब के बीच सवाल ये भी है कि क्या महागठबंधन तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेगा। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसकी चर्चा भी खूब है। उससे पहले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आज ये कहा कि महागठबंधन को राहुल गांधी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहिए। हमें राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की जरूरत है। इस प्रदेश की जनता, चाहे अत्यंत पिछड़ी जाति हो, चाहे दलित हो, चाहे ऊंची जात के
लोग हों वो राहुल गांधी जी के संघर्षों में अपने विश्वास को रखते हैं और किसी में भी ये लड़ाई एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और एक तरफ राहुल गांधी का चेहरा। मतभेद और मनभेद वाली खबरों से पहले तेजस्वी यादव ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने गठबंधन पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और ये कहा कि इस पर कल बात करेंगे। लेकिन आज उन्होंने कुछ ऐसे ऐलान किए जिसमें वोट चुंबकत्व गुण है, यानी वोट खींचने की काफी क्षमता है। तेजस्वी यादव ने 3 बड़े ऐलान किए। पहला, जीविका दीदियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, वेतन 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए महीना किया जाएगा। तीसरा, सभी संविदा कर्मियों यानी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले एम्प्लॉय को स्थायी किया जाएगा। वैसे तो बिहार में 1,44 लाख जीविका दीदी हैं। अगर तेजस्वी यादव के आंकड़े को ही माने तो राज्य में 1.25 लाख जीविका सीएम दीदी हैं, जिन्हें तेजस्वी यादव ने हर महीने 30,000 के मानदेय पर स्थायी करने की घोषणा की है। यानी कि जीविका दीदियों पर तेजस्वी सरकार प्रति माह 375 करोड़ रुपए खर्च करेगी, यानी खजाने पर सालाना बोझ 4,500 करोड़ का पड़ेगा। इससे पहले तेजस्वी यादव ने हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान भी किया था। तेजस्वी यादव की चुनावी घोषणाओं पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि उनकी घोषणाओं में कोई ठोस बात नहीं है, उनका मकसद सिर्फ भ्रम फैलाना है। जीविका दीदियों के जीवन में जो खुशियां आई हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से हैं। आज हम कह रहे हैं कि जितनी जीविका दीदी, जितनी सीएम दीदियां हैं उनको स्थायी किया जाएगा और 30,000 रुपए प्रति माह हमारी सरकार बनने पर उन जीविका सीएम दीदियों को दिया जाएगा। अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी, जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करता। हमारे विरोधी एनडीए सत्ता पक्ष के लोगों के सिलेबस का बाहर का सब्जेक्ट है, तो ये तो पता है कि वो जुमलेबाजी की बौछार करते हैं तेजस्वी जी, नौकरी की भरमार करते हैं। माई बहन मान योजना के कार्ड में इन लोगों ने 10,000 रुपए बांटने का काम किया, एक रिश्वत के तौर पर बांटने का काम किया। बल्कि अमित शाह जी ने तो खुद ही कहा कि ये सीड मनी है, यानी उधार है। उधार मतलब ये 10,000 की भी वसूली लोग करेंगे। और जीविका दीदी को अभी जो 10,000 की राशि दी गई है, जिसके विषय में वह भ्रम फैला रहे हैं कि वापस करना है, वह जीविका दीदी को वापस नहीं करना है। जो प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी जी हैं, उनको न गणित की समझ है और न हकीकत का अंदाजा है। वो तो कुछ दिन में कहेंगे कि हम चांद तोड़ कर ले आएंगे, चांद तारा तोड़ कर ले आएंगे, कुछ भी मानसिक दौर से गुजर रहे हैं। 14 नवंबर को जो परिणाम आना है ना, तो मालूम है उनको कि अब बेरोजगार होने वाले। कि अभी जनादेश का ठिकाना नहीं और जो है वो नौकरी की ठिठौली करते फिर रहे हैं, नौकरी का जो है वो गारंटी देते घूम रहे हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने भी महिलाओं के लिए पिटारा खोला था। उन्होंने जीविका, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया, जिससे सरकारी खजाने पर 100 करोड़ का बोझ बढ़ा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में 1,21 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपए दिए गए। उस हिसाब से 12,100 करोड़ बांटे गए। इससे सरकार पर 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। दरअसल बिहार में महिला वोट बैंक पर सभी दलों की नजर है। चुनाव में महिला वोटर्स को गेम चेंजर माना जा रहा है। पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड ये बताता है कि पुरुषों से आगे बढ़कर महिलाओं ने वोटिंग की है। 2020 में कुल महिला वोटर्स में लगभग 60% ने वोटिंग की, जबकि पुरुषों की संख्या उनसे 5% कम थी। 2015 में महिला वोट का प्रतिशत 60 को पार कर गया था। यहां भी पुरुष 7% पीछे रह गए। मतदान का यही ट्रेंड 2010 में देखने को मिला था। ऐसा माना जाता है कि जिस तरह महिलाओं का झुकाव होता है, उधर जीत की संभावना बढ़ जाती है। पिछले चुनाव में एनडीए महिलाओं की पसंद बना था। पहले से नीतीश कुमार फ्री वाली कई योजनाएं बिहार की जनता को दे चुके हैं।
फ्री बिजली से लेकर हर जरूरतमंद महिला को 10,000 रुपए का चुनावी गिफ्ट देने तक वो ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या बिहार की अर्थव्यवस्था फ्री की योजनाओं का भार उठाने के लिए तैयार है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि नवंबर 2005 में जब नीतीश कुमार सीएम बने थे, तब बिहार पर कुल कर्ज 42,500 करोड़ रुपए था। अब 20 साल के बाद बिहार पर कुल कर्ज 3.19 लाख करोड़ से ज्यादा है। बिहार जातीय जनगणना 2023 के मुताबिक राज्य की कुल आबादी अगर 13 करोड़ मान लें तो हर इंसान पर 24,000 से ज्यादा का कर्जा है। नोट करने वाली बात यह है कि यह कर्ज पिछले वर्ष का है। इस वर्ष इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होने का अनुमान है। इसका मतलब यह हुआ कि नीतीश राज में बिहार पर 8 गुना ज्यादा कर्ज बढ़ा है। इसके बावजूद चुनावी वर्ष में दोनों तरफ से फ्री की योजनाओं पर खजाना खाली करने की रेस चल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फ्री बिजली, बेरोजगार ग्रेजुएट्स के लिए भत्ता, सामाजिक पेंशन योजना में वृद्धि और 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 ट्रांसफर करने जैसे बड़े फ्रीबीज योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं। तेजस्वी यादव ने 2 बड़े ऐलान किए हैं। पहले सभी परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी और जीविका दीदियों को 30,000 रुपए वेतन।